सिर्फ अंजू ही नहीं, राजस्थान के जयपुर से एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई। यहां एक लड़की पाकिस्तान जाने की फिराक में थी, जिसे जयपुर एयरपोर्ट से पुलिस ने हिरासत में ले लिया। और पुलिस के मुताबिक सीकर जिले की रहने वाली 17 साल की ये लड़की बिना पासपोर्ट और वीजा के पाकिस्तान जाने की कोशिश में थी। बताया गया कि पाकिस्तान के लाहौर के रहने वाले असलम नाम के लड़के के साथ इंस्टाग्राम के जरिए उसकी दोस्ती हुई थी। अपने कथित बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए ही लड़की अपने घर से पाकिस्तान जाने के लिए निकली। बच्ची 12th क्लास अभी पास किया और ये अपने इंस्टाग्राम के दोस्त से मिलने के लिए उसके कहे अनुसार एयरपोर्ट पे आ गई। आरोप है कि उसने पुलिस को पाकिस्तान जाने की गलत वजह बताई। क्योंकि लड़की के पास पासपोर्ट और वीजा नहीं था, इसलिए उसने जयपुर एयरपोर्ट पहुंचकर बिना पासपोर्ट और वीजा के ही पाकिस्तान जाने वाली फ्लाइट के बारे में जानकारी ली और तभी एयरपोर्ट अथॉरिटी के अधिकारियों को लड़की पर शक हो गया, जिसके बाद उन्होंने लड़की को एयरपोर्ट की सुरक्षा में तैनात CISF के जवानों के हवाले कर दिया। और जब पुलिस ने लड़की से पाकिस्तान जाने की वजह पूछी तो लड़की ने गोलमोल बातें बताई, लेकिन जब पुलिस ने उसके दावों की जांच की तो उस लड़की के सभी दावे झूठे निकले। और पुलिस ने बताया कि लड़की से पूछताछ करने पर वो सदमे में आ गई। पहले लड़की ने अपना नाम गजल परवीन बताया और फिर अपना घर इस्लामाबाद में होने की बात कही। पुलिस के मुताबिक लड़की ने एक झूठी कहानी भी पुलिस को सुनाई, जिसमें उसने पाकिस्तान में रह रहे माता पिता से अनबन होने की बात कही और हवाला दिया कि माँ पापा से अनबन होने के बाद वो हिंदुस्तान में अपनी बुआ के पास रह रही थी, लेकिन अब पाकिस्तान जाना चाहती है। इसकी जेब में टोटली 1000 रुपए थे, इसके पास 500 खर्च कर दिए और 500 रुपए इसकी जेब में। क्योंकि पुलिस को लड़की के किसी भी जवाब पर भरोसा नहीं हुआ, इसलिए पुलिस ने लड़की से कड़ाई से पूछताछ शुरू कर दी, जिसके बाद लड़की ने कई राज उगल दिए। लड़की ने पुलिस को बताया कि वो अपने दोस्त से मिलने के लिए ही पाकिस्तान जा रही है। पुलिस ने सच्चाई का पता लगने के बाद लड़की के घर वालों को तुरंत सूचना दी, जिसके बाद लड़की के परिवार वाले जयपुर एयरपोर्ट पहुंच गए। पुलिस ने जब नाबालिग लड़की की तस्वीर घर वालों को दिखाई तो उन्होंने अपनी बेटी होने की बात कही। और आइडेंटिफाई होने के बाद जब पुलिस के अधिकारियों ने नाबालिग लड़की को उसके असली नाम से बुलाया तो वो सकपका गई और तब उसने खुलासा किया कि वो 1 साल से पाकिस्तान के युवक असलम के संपर्क में थी। पुलिस के मुताबिक लड़की ने यह भी बताया कि उसकी असलम से लगातार चैटिंग होती है और वो असलम से प्यार करती है। काफी देर तक चली पूछताछ पूरी होने के बाद पुलिस ने लड़की को घर वालों को सौंप दिया। CISF के जवानों ने और अपनी राजस्थान पुलिस ने रोक लिया और बहुत धन्यवाद उनका। इस मामले में पुलिस के साथ ATS और IB की टीम ने भी लड़की से पूछताछ की। फिलहाल पुलिस और जांच कर जानकारी जुटा रही है। इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप ने वीडियो मैसेज फीचर रोल आउट किया है। व्हाट्सएप की पेरेंट कंपनी मेटा के CEO मार्क जुकरबर्ग ने फेसबुक सहित अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए इसके बारे में जानकारी दी है, जिसके मुताबिक इस फीचर की मदद से यूजर शॉर्ट वीडियो मैसेज भेज सकते हैं, जो क्विक ऑडियो मैसेज भेजने जितना ही आसान होगा। व्हाट्सएप के इस फीचर के जरिए यूजर 60 सेकंड तक की रियल टाइम वीडियो को रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। कंपनी का दावा है कि ये मैसेज भी एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड रहेंगे, यानी इसे भेजने वाले और पाने वाले के अलावा कोई और इसे सुन नहीं सकता। ऑडियो मैसेज ऑप्शन में टैप करके यूजर्स वीडियो मैसेज फीचर को यूज कर सकते हैं। जब यूजर ऑडियो मैसेज ऑप्शन पर एक बार टैप करेंगे तो वहां पर वीडियो मैसेज का ऑप्शन आ जाएगा, जिसके बाद उस ऑप्शन पर फिंगर होल्ड करके वीडियो रिकॉर्ड और भेजा जा सकता है। और छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर से लव जिहाद का एक मामला सामने आया। यहां एक विधवा को राजा अंसारी नाम के युवक ने खुद को हिंदू बताकर अपने प्रेम जाल में फंसा लिया। और जब महिला मुस्लिम युवक के झांसे में आ गई तो युवक उससे शादी करके किराए के एक मकान में रहने लगा। शादी के कुछ दिनों बाद जब महिला को पता चला कि जिस युवक से उसने शादी की है उसका नाम राजा महंत नहीं बल्कि राजा अंसारी है, तो महिला ने इसका विरोध किया। मेरे को पता चला कि वो मुसलमान है तो मैं आने की कोशिश करती थी, लेकिन मेरे को जबरदस्ती को रखता था। पीड़िता का आरोप है कि पोल खुलने के बाद आरोपी राजा अंसारी उसके साथ मारपीट करने लगा और धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने लगा, लेकिन महिला ने हिम्मत नहीं हारी। महिला आरोपी के चंगुल से निकलकर थाने पहुंची और शिकायत दर्ज कराई। इस युवक के खिलाफ उसने आरोप लगाया था, उस युवक को भी अभी पकड़ लिया गया है और इसमें मामले में अग्रिम कार्रवाई जारी है। महिला की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 376 के तहत मामला दर्ज कर लिया है। आरोपी के खिलाफ लव जिहाद के एंगल से भी कार्रवाई की जा रही है। गृहमंत्री अमित शाह ने विपक्षी दलों के गठबंधन को लेकर कांग्रेस को घेरा है। विपक्षी दलों के गठबंधन INDIA पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जमकर निशाना साधा। तमिलनाडु के मदुरई में जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि गठबंधन का नाम बदलने से कुछ नहीं होता। जब भी विपक्ष जनता के सामने जाता है, लोगों को UPA शासन के घोटाले याद आते हैं। राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा ने जयपुर में कोर कमेटी के साथ बैठक की। इस बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे समेत कई बड़े नेता शामिल रहे। यूपी के स्कूलों में आज मुहर्रम की छुट्टी रद्द कर दी गई। दरअसल सभी स्कूलों में अखिल भारतीय शिक्षा समागम का लाइव प्रसारण दिखाया गया, जिसके चलते सभी स्कूलों में 12वीं तक के बच्चों की मुहर्रम की छुट्टी रद्द कर दी गई।
उज्जैन में शहर काजी ने मुस्लिम महिलाओं के लिए नया फरमान जारी करते हुए महिलाओं के मुहर्रम और तमाम मुस्लिम जलसों में शामिल होने पर प्रतिबंध लगा दिया है। इस फरमान की कॉपी अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा मुहर्रम जुलूस में शामिल हुए। शिया समुदाय ने एलजी के इस कदम की सराहना की और तमाम व्यवस्थाओं के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। हिंसा से प्रभावित मणिपुर पहुंचे आईएनडीआईए गठबंधन के नेताओं ने आज चूराचांदपुर के रिलीफ कैंप का दौरा किया। इस दौरान विपक्ष के नेता हिंसा के शिकार लोगों से मिले और उनका दुख दर्द बांटने की कोशिश की। चूराचांदपुर में हम देख सकते हैं इस वक्त अधीर रंजन चौधरी जो विरोधी दल के नेता है कांग्रेस के, वो इस वक्त यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और लोगों से बात कर रहे हैं। उसके साथ सांसद कानीमोजी भी है। विपक्ष के नेताओं ने कहा कि वो मणिपुर के लोगों की आवाज सुनने आए हैं। विपक्षी सांसद अलग अलग जाकर राहत शिविर में रह रहे लोगों से मिले और भरोसा दिलाया कि राज्य में अमन और शांति का दौर लौटेगा। Whatever we see today is disturbing, but ultimately peace shall prevail. पहले ही राहत कैंप का दौरा करने के बाद कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि लोगों का सरकार पर भरोसा खत्म हो गया है। डरे हुए हैं, सारे खामोशी में हैं, कुछ बोलना नहीं चाहते, बिल्कुल डरे हुए हैं सारे लोग यहाँ के। पता नहीं ये लोग सरकार पर जरा सा भी विश्वास नहीं, यकीन नहीं। ये जानते हैं कि ये सरकार हमें कुछ नहीं मदद करेंगे, सरकार के भरोसे चले गए इन लोगों को। ये बड़ा भयानक स्थिति पैदा हो चुकी है, ये मैं जरूर कहना चाहता हूँ। इस बीच आईएनडीआईए गठबंधन के डेलीगेशन की दूसरी टीम भी चूराचांदपुर पहुंच गई। इस टीम ने करीब 150 मेडिकल स्टूडेंट्स के साथ मुलाकात की जिनकी पढ़ाई हिंसा के कारण प्रभावित हुई। दरअसल ये छात्र इम्फाल में पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन हिंसा के बाद इन्हें चूराचांदपुर लौटना पड़ा। अब छात्रों की मांग है कि उनकी आगे की पढ़ाई चूराचांदपुर में ही कराई जाए। मेडिकल छात्रों ने विपक्ष के सांसदों से उनकी मांगों को संसद में भी उठाने की मांग की। They are not able to go back to home. They are not able to study here. Their mercy petition to give them education and government must make some alternative arrangement. इस मौके पर विपक्षी सांसदों ने भरोसा दिया कि छात्रों की मांग संसद में भी उठाएंगे। हम लोग मंडे को फिर से यहाँ जो कुछ भी हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, इन सारी बातों को हम लोग वहाँ रखेंगे और हम लोग कोशिश करेंगे कि इनकी समस्या का कोई स्थायी समाधान निकले। आईएनडीआईए गठबंधन के 16 दलों के 21 नेताओं का डेलीगेशन आज दोपहर मणिपुर पहुंचा। इस दौरान विपक्षी नेताओं ने कहा कि ये दौरा राजनीतिक नहीं है, बल्कि इसका मकसद राज्य के जमीनी हालात जानना है। विपक्ष के नेताओं ने दावा किया कि वो मणिपुर के लोगों की आवाज बनने आए हैं। Public's demand to be heard, and we are going to represent the demand of the people. We have not come on with our own demand. We have come to represent the people of Manipur and their concerns. विपक्षी नेताओं ने कहा कि वो मणिपुर की आवाज संसद तक पहुंचाएंगे। सरकार के पास हमारी मांग थी कि ऑल पार्टी डेलीगेशन को सरकार की तरफ से भेजा जाए, पर सरकार ने इसको कोई गुरुत्व नहीं दिया। पर ऑपोजिशन जो इंडिया अलायंस के हमारे सांसद हैं, हमारा ये निर्णय था कि यहाँ आकर मणिपुर के लोगों से मिलना और उनकी आवाज को लेकर सदन तक पहुँचाना। विपक्षी सांसदों ने दावा किया वो मणिपुर के लोगों के जख्मों पर मरहम लगाने आए हैं। विपक्ष के नेताओं ने कहा कि वे मणिपुर के लोगों के साथ खड़े हैं और उनके दौरे का उद्देश्य राज्य में शांति स्थापित करने में मदद करना है। हालांकि इस दौरान सियासी बयानबाजी भी होती रही और विपक्षी नेता पीएम मोदी पर सवाल उठाते हुए सुनाई दिए। He is moving all over the country. He is moving all over the world. But he is refraining from coming to the Indian Parliament. मणिपुर के हिंसा से प्रभावित इलाकों का दौरा करने और लोगों से मुलाकात करने से पहले विपक्ष के नेताओं ने केंद्र और राज्य सरकार पर सियासी हमला भी बोला। मणिपुर के अंदर जो दंगे हो रहे हैं, मणिपुर के अंदर जो हत्याएं हो रही हैं, मणिपुर के अंदर जो बहन बेटियों को निर्वस्त्र घुमाया गया, इसकी चर्चा करने के लिए लगातार हम संसद के अंदर कोशिश करते रहे, परंतु केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है, ना उन्होंने वहां पे चर्चा अलाउ की और ना ही मणिपुर के अंदर ये बीजेपी की सरकार इस वायलेंस को रोक पाई। विपक्ष के नेताओं ने केंद्र सरकार को नसीहत दी कि वो मणिपुर के हालात पर गंभीरता दिखाए। आईएनडीआईए गठबंधन के डेलीगेशन के मणिपुर दौरे पर बीजेपी ने सवाल उठाए। पश्चिम बंगाल के दौरे पर गए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने सीधे सीधे कांग्रेस के लोकसभा में नेता अधीर रंजन चौधरी पर हमला बोला और सवाल किया कि क्या वो पश्चिम बंगाल भी आएंगे। उन्होंने विपक्षी गठबंधन के मणिपुर दौरे को ढोंग करार दिया। पश्चिम बंगाल की महिलाओं के साथ जो आपराधिक घटनाएं हुई, उनकी जो हत्याएं हुई, चुनावों में जिन लोगों को मारा गया, जिन लोगों ने अपने परिवार के सदस्यों को गंवाया, क्या कांग्रेस और विपक्षी दलों के लोग
पश्चिम बंगाल आएंगे। अनुराग ठाकुर के आरोपों पर मणिपुर पहुंचे आरजेडी सांसद मनोज झा ने पलटवार किया। अगर नरसंहार वाली परिस्थिति भगवान न करे कहीं हो, अगर होगी तो वहां भी जाएंगे, लेकिन अभी इस तरह के बयान पे मैं कहना चाहूंगा, गेट वेल सून, आप लोग बीमार हो रहे हैं। मणिपुर की राज्यपाल अनुसुईया उइके भी राज्य में शांति बहाली के लिए एक्टिव दिखी। आज उन्होंने चूराचांदपुर के राहत केंद्रों का दौरा किया और जमीनी हालात को जाना। इस दौरान राज्यपाल पीड़ित परिवारों से भी मिली और उन्हें हर संभव मदद का भरोसा दिलाती दिखी। जिन जिन परिवारों को जो भी नुकसान हुआ है, लॉस हुआ है, उन सारे लोगों को उसका कंपनसेशन भी दिया जाएगा। आप चिंता नहीं करिए, हाउस नया न्यू हाउस बनाकर भी गवर्नमेंट की तरफ से आगे फ्यूचर में दिया जाएगा। राज्यपाल ने कहा कि वो इस बात की पूरी कोशिश कर रही हैं कि शांति बहाल करने के लिए दोनों समुदायों के लोग एक दूसरे से बात करें। उन्होंने मणिपुर के दौरे पर आए विपक्ष के सांसदों से भी राज्य में शांति लाने में मदद करने की अपील की। वो जो लोग भी आ रहे हैं यहाँ पर देखने आ रहे हैं पीस लाने के लिए, और उनसे भी मैं यही कहूंगी कि आप यहाँ की जनता और यहाँ की जो स्थिति है उसमें पीस लाने के लिए आप सबका सहयोग मिले, मैं उनसे भी यही प्रार्थना करती हूँ। इस बीच मणिपुर में 2 महिलाओं के साथ हुई हैवानियत के मामले में सीबीआई का एक्शन शुरू हो गया। सीबीआई ने इस मामले में कल देर रात केस दर्ज कर लिया। इस मामले में मणिपुर पुलिस अब तक 7 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। इस बीच आज मणिपुर की राजधानी इंफाल में मैतेई समाज ने बड़ा प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में हजारों की संख्या में मैतेई महिलाएं सड़कों पर निकली। इस दौरान महिलाओं ने शांति की अपील की। प्रदर्शन करने पहुंचे लोगों ने मांग की कि कुकी समुदाय के लिए अलग से कोई नियम न बनाया जाए और मणिपुर की अखंडता को कायम रखा जाए। प्रदर्शनकारियों ने एनआरसी लागू करने, अप्रवासियों को नागरिकता न देने की भी मांग की है। दरअसल मणिपुर में मैतेई और कुकी समाज के बीच जातीय संघर्ष चल रहा है। मणिपुर हाईकोर्ट के उस आदेश के बाद पूरा बवाल बढ़ा जिसमें कि मैतेई समाज को भी एसटी का दर्जा देने की बात कही गई थी। इसी को लेकर दोनों समाज के बीच हाई और बढ़ गई, हिंसा हुई और मैतेई समाज ये मांग कर रहा है कि जो म्यांमार की ओर से कुकी आ रहे हैं वही इस हिंसा को बढ़ावा दे रहे हैं। म्यांमार की ओर से आने वाले जो बाहरी कुकी हैं वो हथियारबंद आतंकवादी हैं और मणिपुर में अस्थिरता पैदा कर रहे हैं। मणिपुर के मुद्दे पर जब संसद में विपक्ष ने केंद्र सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश करने का मन बनाया तो कांग्रेस ने अपने नए गठबंधन के सभी सदस्यों को इसमें शामिल नहीं किया। लोकसभा में कांग्रेस के सांसद गौरव गोगोई ने इसे पेश किया। इस वजह से गठबंधन में कोई दरार न हो इसलिए मणिपुर के हालात जानने के लिए पहुंची टीम में विपक्षी गठबंधन INDIA के कुल 21 सांसदों को शामिल किया गया, जिनमें कांग्रेस के 4 सांसदों के अलावा जेडीयू के 2 सांसद शामिल किए गए। ममता बनर्जी की पार्टी TMC से 1 सांसद तो DMK से भी 1 सांसद ही प्रतिनिधिमंडल में शामिल किए गए। इसी तरह RLD से 1 सांसद, शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट से 1, आम आदमी पार्टी से 1 सांसद के अलावा दूसरे विपक्षी दलों के 10 सांसद मणिपुर के जमीनी हालात और बिगड़े माहौल की वजह जानने वाले प्रतिनिधिमंडल में शामिल किए गए हैं। यूपी के कन्नौज में मुहर्रम के जुलूस के दौरान मुस्लिम समुदाय के 2 गुट आमने सामने आ गए। पूरा विवाद जुलूस में शामिल हुए बैंड वालों को इनाम देने को लेकर शुरू हुआ, जिसके बाद दोनों पक्षों में जमकर पथराव हुआ। शुक्रवार रात को शहर के अहमदी टोला मोहल्ले में हुए इस विवाद की तस्वीरें कैमरे में भी कैद हो गईं, जिसमें कुछ युवक पत्थर फेंकते नजर आए। मामला पथराव पर ही नहीं रुका बल्कि कुछ देर बाद दोनों गुटों में हाथापाई भी होने लगी और एक दूसरे पर लात घूंसे चलने लगे। इस दौरान जिसके हाथ में जो लगा उसी से दूसरे पक्ष पर हमला करने लगा। दूसरे पक्ष में डंडों और कुर्सी से भी वार किया गया। मारपीट करने वालों की पहचान ना हो सके इसलिए उपद्रवियों ने इलाके में लगे CCTV कैमरों को भी नुकसान पहुंचाया। कहा जा रहा है कि दोनों पक्षों में पहले से रंजिश थी जो बैंड वालों को इनाम देने की बात पर और बढ़ गई। फिलहाल पूरे इलाके में बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। मारपीट में शामिल 4 लोगों को हिरासत में लेने की बात भी सामने आ रही है। मध्य प्रदेश के शाजापुर में शुक्रवार को निकले मुहर्रम के जुलूस में बड़ा हादसा होते होते बचा जब कुछ आवारा सांड लड़ते हुए जुलूस में घुस गए, जिसके बाद अफरा तफरी का माहौल बन गया और जुलूस में शामिल लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागते नजर आए। दरअसल जब जुलूस निकल रहा था तभी 4 से 5 सांड लड़ते हुए उसमें घुस गए। इस दौरान जुलूस में चीख पुकार मच गई और लोग बचने के लिए भागने लगे। जब इन सांडों को निकालने की कोशिश की गई तो उन्होंने कुछ लोगों पर हमला भी कर दिया। हालांकि गनीमत यह रही कि किसी को कोई गंभीर चोट नहीं आई।
इस दौरान कुछ लोगों ने सूझबूझ दिखाते हुए सांडों को जुलूस से बाहर निकाला। सांड की चपेट में कुछ लोग भी आ गए, लेकिन उन्हें मामूली चोट आई। सांडों के जुलूस में घुसने का यह वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इसी जुलूस में एक और हादसा होते होते बचा। दरअसल जुलूस में शामिल कुछ लोग एक खुली जीप में सवार थे। इसी दौरान स्पीड ब्रेकर आने से जीप में झटका लगा और खचाखच भरी जीप में खड़े कुछ युवक गिरते गिरते बचे। जुलूस में चल रहे वॉलंटियर्स ने इन युवकों को गिरने से बचाया और फिर से इन्हें जीप पर सवार किया। झारखंड के बोकारो में मुहर्रम का ताजिया निकालने के दौरान बड़ा हादसा हो गया। यहां हाईटेंशन लाइन की चपेट में आने से 13 लोग बुरी तरह झुलस गए, जिनमें 4 की मौत हो गई। हादसा उस वक्त हुआ जब ताजिया 11,000 वोल्ट के तार से टकरा गया। घटना खेतको पंचायत की है, जहां सुबह जुलूस के साथ ताजिया निकाला जा रहा था। जब ताजिया एक हाईटेंशन तार के नीचे से गुजरा तो उसे ले जा रहे लोग कुछ देर रुके। इस दौरान एक शख्स ने बांस की मदद से तार को ऊपर किया ताकि ताजिया आसानी से पार हो जाए। चश्मदीदों के मुताबिक इस दौरान बांस से तार स्लिप हो गया। इसके बाद तार ताजिए को छू गया और धमाके की तेज आवाज सुनाई दी। कहा जा रहा है कि जैसे ही ताजिया हाईटेंशन तार में टकराया, जुलूस के लिए रखी बैटरी में ब्लास्ट हो गया और 13 लोग झुलस गए। इसके अलावा कई लोगों को भी करंट लगा। बांस से हम लोग ऊपर तार को करके ताजिया को पार कराते हैं, तो जो तार को ऊपर कर रहे थे लोग, उनसे बाय मिस्टेक बांस स्लिप कर गया और तार जो है वो ताजिया में आके सट गया। हादसे में घायल हुए लोगों को प्राथमिक इलाज के लिए डीवीसी अस्पताल बोकारो में भर्ती कराया गया, जिसके बाद गंभीर रूप से झुलसे लोगों को बेहतर इलाज के लिए बोकारो जनरल अस्पताल रेफर कर दिया गया। बिहार के कटिहार गोलीकांड को लेकर पुलिस ने बड़ा दावा किया है। कटिहार में प्रदर्शन के दौरान मौत पर प्रशासन ने पुलिस की गोली से मौत के आरोप को खारिज कर दिया है। पुलिस का दावा है कि 2 लोगों की मौत पुलिस की गोली से नहीं बल्कि अज्ञात व्यक्ति की गोली से हुई है। यूपी में दिल्ली देहरादून हाईवे पर स्थित एक मंदिर और आश्रम को अतिक्रमण के तहत हटाया गया। जिला एसडीएम के मुताबिक आश्रम के मालिकों को पहले ही अतिक्रमण हटाने की चेतावनी दे दी गई थी। मध्य प्रदेश के सतना में दुष्कर्म के आरोपी के घर पर प्रशासन का बुलडोजर गरजा। आज सुबह बड़ी संख्या में पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की टीम आरोपी रवि के घर पहुंची और मकान तोड़ने की कार्रवाई की। यूपी के सहारनपुर में पुलिस ने मुठभेड़ में 25,000 के इनामी बदमाश को पकड़ा। पुलिस के मुताबिक आरोपी पेट्रोल पंप कर्मचारियों को लूटने की वारदात में शामिल था। दिल्ली से जम्मू जा रही राजधानी एक्सप्रेस में बम की सूचना के बाद हड़कंप मच गया। ट्रेन को सोनीपत रेलवे स्टेशन पर रोक दिया गया, जहां बॉम्ब स्क्वाड ने पूरी ट्रेन की तलाशी ली। तसल्ली होने के बाद ट्रेन को आगे रवाना किया गया। प्रियंका गांधी के न्योते पर सोनीपत की जो 43 महिलाएं दिल्ली आई थी, राहुल गांधी ने उसका एक और वीडियो ट्विटर पर पोस्ट किया है। ये महिलाएं 14 जुलाई को दिल्ली आई थी, जिनका एक छोटा वीडियो पहले भी राहुल गांधी सोशल मीडिया पर डाल चुके हैं। और इस बार राहुल ने सोशल मीडिया पर जो वीडियो पोस्ट किया, उसमें हरियाणा से आई महिला मेहमानों के साथ सोनिया गांधी डांस करती दिखी। इसके बाद कुछ महिलाएं प्रियंका गांधी को उनके साथ डांस करने का आग्रह करती दिखी। प्रियंका घर आई मेहमानों का आग्रह ठुकरा नहीं पाई और उनके साथ डांस करती दिखी। इस दौरान राहुल गांधी मां और बहन को हरियाणवी लोकगीत पर डांस करते देखते रहे। दरअसल सोनीपत की इन महिलाओं से राहुल गांधी की मुलाकात 8 जुलाई को तब हुई थी, जब शिमला जाने के दौरान राहुल अचानक सोनीपत के मदीना गांव पहुंच गए, जहां वो खेत में धान रोपते किसानों के बीच पहुंचकर रोपाई करने लगे थे। इसी दौरान राहुल ने उन्हें देखने पहुंची महिलाओं से बातचीत शुरू कर दी, तो कुछ महिलाओं ने राहुल को बताया कि उन्होंने दिल्ली नहीं देखी है। इस पर राहुल ने उन्हें तपाक से दिल्ली आने का न्योता दे दिया और उनके सामने ही बहन प्रियंका गांधी को फोन मिला दिया। हेलो प्रियंका। हेलो। हाँ क्या? ये यहाँ पे सब 20 महिलाएं हैं, सब आपके घर आके खाना खाना चाहती हैं। मैंने कह दिया कि आ रहे हैं। शिमला से लौटने के बाद राहुल ने सोनीपत की इन महिलाओं को दिल्ली आने के लिए गाड़ी भेजी, तो ये महिलाएं खुशी खुशी नाचते गाते झूमते दिल्ली के लिए निकल पड़ी। दिल्ली पहुंचने के बाद ये महिलाएं इंडिया गेट सहित कई पर्यटक स्थलों पर घूमती दिखीं। दिल्ली भ्रमण के बाद सभी सोनिया गांधी के घर पहुंची, जहां सभी प्रियंका और सोनिया का इंतजार करती दिखीं।
नमस्ते जी, नमस्ते जी, नमस्ते। गांधी परिवार से मिलकर महिलाएं बेहद खुश नजर आईं। हमारे को इनवाइट किया। आपकी पढ़ाई कैसे चल रही है? सोनिया गांधी और प्रियंका वाड्रा से तो मेहमानों की मुलाकात हो गई, लेकिन उनकी नजरें राहुल गांधी को तलाश रही थी, जिनके न्योते पर सभी दिल्ली आई थी। कुछ ही देर में उनका इंतजार खत्म हो गया और राहुल गांधी उनके बीच पहुंच गए। इसके बाद राहुल से उनकी बातचीत का सिलसिला शुरू हो गया। राहुल ने मोतियाबिंद का ऑपरेशन करवाने वाली महिला से उसका हालचाल पूछा और फिर उनसे दिल्ली घूमने के अनुभव पूछे। कैसा लगा दिल्ली, कैसे लगी? बहुत अच्छी लगी। सबसे अच्छा क्या लगा? प्यार लगा। इसके बाद इन महिलाओं ने गांधी परिवार से मुलाकात को सपने जैसा बताया। चलो सपना देख रहे हैं। ये हमारा सौभाग्य है जो आपने हमारे को इनवाइट किया। गांधी परिवार ने अच्छे मेजबान की तरह अपने मेहमानों की खातिरदारी की। हरियाणा से गांधी परिवार से मुलाकात के लिए दिल्ली पहुंची महिलाएं खाली हाथ नहीं आई थी। अपने मेजबान के लिए इन लोगों के पास खास उपहार था, जो मौका मिलते ही इन्होंने निकालना शुरू कर दिया। ये उपहार देसी गाय और भैंस के दूध का घर में बना घी और लस्सी था, जिसके डब्बे खोलकर राहुल मां सोनिया को दिखाने लगे। देसी घी। हाँ जी, देसी घी है। ये गाय का है, ये भैंस का है। अच्छा। ये देखो, ये लस्सी है। ओहो, कितना सारा सामान है। इतना सब होने के बाद खाने का वक्त हो गया तो पूरा गांधी परिवार इन खास मेहमानों के साथ बैठकर एक साथ खाना खाता दिखा। इस दौरान राहुल गांधी वहां मौजूद बच्चों को चॉकलेट बांटते दिखे। मेहमानों को इतना प्यार मिला तो कुछ ने राहुल को अपने हाथों से खिलाकर अपने जज्बात का इजहार किया। मौका मिला तो एक महिला ने प्रियंका से पूछ लिया कि सोनिया जी आपके लिए क्या खाना बनाती थी। कश्मीरी ब्राह्मणों में ना ये प्याज नहीं खाते और लहसुन नहीं डालते, कसून कहते हैं। और दही को ना गरम करते हैं सरसों के तेल में, ब्राउन लाल हो जाता है और उसी में सारा मसाला बनता है। वो सारा सीखा है इन्होंने। खाने के दौरान कुछ महिलाएं महंगाई से लेकर देश के हालात पर प्रियंका से चर्चा करती दिखी। मिशन 2024 की तैयारी में जुटे राहुल, प्रियंका और सोनिया से बार बार मुलाकात नहीं हो सकती, ये हरियाणा की इन महिलाओं को अच्छी तरह पता था। इसलिए इन लोगों ने इसी मुलाकात में अपने मन में उठने वाले तमाम सवालों के जवाब पूछने शुरू कर दिए। सबको डोसा अच्छा लगा और बात निकली तो राहुल और प्रियंका के बचपन तक पहुंच गई। आप बताओ क्या लगता है? प्रियंका जी आप शराब ये राहुल भैया, आप बताओ क्या लगता है? शरीफ लगता है ना? नहीं, ये हाँ। मैं खाती थी। इसके बाद महिलाओं ने सोनिया गांधी से वो सवाल भी पूछे जो इनकी तरह नामालूम कितने लोग पूछना चाहते हों, और एक खास सवाल उनके कान में। शादी रखे राहुल की, आप लड़की ढूंढ लो ना, हो जाएगी। इस बातचीत के दौरान राहुल का डॉगी लैपो उनकी गोद में नजर आया। लैपो। मेहमानों को विदा करने का वक्त आया तो राहुल, प्रियंका और सोनिया गांधी खुद बाहर तक आईं और इस दौरान मेहमानों के आग्रह पर प्रियंका और सोनिया ने मेहमानों के साथ चंद ठुमके भी लगाए। 5 राज्यों में इसी साल होने वाले विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अपनी नई टीम का ऐलान किया। नई टीम में नए और पुराने चेहरों का समन्वय बिठाया गया है। केंद्रीय पदाधिकारियों की नई टीम में कुल 38 नाम हैं, जिनमें 13 राष्ट्रीय सचिव, 13 राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और 8 राष्ट्रीय महामंत्री बनाए गए। नई लिस्ट के मुताबिक बीएल संतोष राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बने रहेंगे, जबकि शिव प्रकाश को राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री की जिम्मेदारी दी गई। राजेश अग्रवाल को कोषाध्यक्ष और नरेश बंसल को सह कोषाध्यक्ष बनाया गया। 3 पूर्व मुख्यमंत्रियों डॉक्टर रमन सिंह, वसुंधरा राजे सिंधिया, रघुवर दास को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया, जबकि मध्य प्रदेश से सौदान सिंह को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और कैलाश विजयवर्गीय को राष्ट्रीय महामंत्री का पद दिया गया। कांग्रेस से आए अनिल एंटनी को राष्ट्रीय सचिव बनाया गया, जो दिग्गज कांग्रेस नेता एके एंटनी के बेटे हैं। इस बदलाव में आंध्र प्रदेश के प्रभारी सुनील देवधर, सीटी रवि और दिलीप सैकिया को महामंत्री पद से हटा दिया गया, जबकि सह कोषाध्यक्ष पद से मंदसौर के सांसद सुधीर गुप्ता को हटाया गया है। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में बादल फटने से भारी तबाही हुई। बताया गया कि सुबह के समय कंगन तहसील के ऊपरी इलाके में यह बादल फटा, जिसमें कई मवेशी बह गए, जबकि कई इमारतों को भारी नुकसान हुआ, जिसमें रिहायशी मकानों के साथ स्कूल और अस्पताल की इमारतें भी शामिल हैं। बादल फटने के साथ ही उसका पानी तेज रफ्तार में जंगल से लकड़ी का मलबा और पहाड़ से टूटे पत्थरों को अपने साथ नीचे की तरफ बहाता ले आया, जिससे नीचे के इलाकों को भारी नुकसान हुआ।
हालात ये हो गए कि सड़कों पर हर तरफ पहाड़ से आया मलबा फैल गया। इस दौरान बहते पानी को जहां से भी जगह मिली वो अपना रास्ता बनाता चला गया। पहाड़ से आए इस मलबे के साथ कई जगहों पर सड़कें भी बह गईं, जिससे आवाजाही पर पूरी तरह से ब्रेक लग गया। वहां हर तरफ पत्थरों के टुकड़े और लकड़ी का मलबा ही रास्तों पर बिखरा नजर आया। साथ ही घरों में पानी भरने से भी लोगों की परेशानी काफी बढ़ गई। वहीं प्रशासन ने राहत और बचाव कार्य चलाकर लोगों तक मदद पहुंचाने की कोशिश की। साथ ही पानी निकालने के लिए जेसीबी मशीन का सहारा लिया। इस दौरान इलाके के लोग भी हाथों से पत्थरों को हटाकर पानी के लिए रास्ता बनाने की कोशिश करते दिखे। हिमाचल प्रदेश भी आसमान से बरस रही इस आफत से बेहाल हो गया। बताया गया कि वहां शिमला, कुल्लू और रामपुर में बारिश से हालात काफी बिगड़ गए और जगह जगह भूस्खलन होने से रास्ते बंद हो गए, जिससे लोगों की मुश्किलें और बढ़ गईं। हिमाचल के रामपुर में तो पहाड़ से मलबा ऐसा गिरा कि देखने वालों की सांसें अटक गई। पहाड़ से गिरता मलबा एक झरने की तरह नजर आया। कुछ ही पलों में पहाड़ से टूटकर गिरे मलबे से वहां धूल का गुबार छा गया और नीचे का पूरा रास्ता बंद हो गया। पहाड़ी रास्तों पर सफर करना कितना मुश्किल है, रामपुर से इसकी एक और दिल दहला देने वाली तस्वीर सामने आई, जहां पहाड़ का बड़ा हिस्सा तिनके की तरह टूटकर गिर गया। और भी आ रहा है। उधर शिमला से भी तबाही की तस्वीरें सामने आई, जहां कई जगहों पर पहाड़ से जमीन खिसक कर गिरी। इस दौरान रास्ते में फंसे लोग उसका वीडियो बनाते दिखे, लेकिन जब मलबा गिरा तो वहां भगदड़ मच गई। हिमाचल के कुल्लू से भी लैंडस्लाइड की डरावनी तस्वीरें सामने आई, जहां बारिश की वजह से पहाड़ का हिस्सा टूटकर सड़क पर आ गया। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में भी भारी बारिश की वजह से हालात काफी बिगड़ गए। नदी नालों के उफान पर आने से कई रास्ते बह गए, जबकि कई पुलों को भी भारी नुकसान हुआ, जिसका सीधा असर लोगों की आवाजाही पर पड़ा। उधमपुर के रामनगर इलाके में बने एक पुल के टूट जाने से वहां हालात इस कदर बिगड़ गए कि लोगों को अब अपनी जान हथेली पर रखकर नदी को पार करना मजबूरी बन गया। बताया गया कि करीब 15 साल पहले इस पुल को ग्रामीणों की मदद के लिए देसराज नाम के एक शख्स ने अपने खर्चे से बनवाया था, लेकिन इस बारिश में कुछ दिन पहले उस पुल का एक बड़ा हिस्सा पानी के बहाव के साथ बह गया, जिसके बाद अब वहां रास्ता पार करने के लिए लोगों के पास कोई जरिया नहीं बचा। सिर्फ एक ही रास्ता था जो जे फुटब्रिज था, और इसकी वजह से लोग आज एक जहाँ पे कोई बीमार भी हो जाएगा तब भी जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है, यही रास्ता था एक। इस पुल के टूट जाने से कई गांवों का संपर्क कट गया, जिसका सीधा असर हजारों की आबादी पर पड़ा। लिहाजा परेशान लोगों ने प्रशासन से मदद की गुहार लगाते हुए पुल बनाने की अपील की। उत्तराखंड के चमोली में भारी बारिश की वजह से हुई लैंडस्लाइड से एक बार फिर बद्रीनाथ हाईवे को बंद करना पड़ा। वहां लामबगड़ में नेशनल हाईवे 7 का 50 मीटर हिस्सा पानी में बह गया, जबकि कई जगहों पर पहाड़ से टूटकर गिरी चट्टानों ने रास्तों को बंद कर दिया। चमोली में हुए इस लैंडस्लाइड की वजह से बद्रीनाथ नेशनल हाईवे को एक बार फिर बंद करना पड़ा। भारी बारिश की वजह से हुई तबाही का असर लोगों की आवाजाही पर पड़ा, जिसकी वजह से सड़कों पर गाड़ियों की लंबी कतार लग गई। लोग जहां थे वहीं फंस गए और रास्ता खुलने का इंतजार करते दिखे। वहीं प्रशासन की टीमें मशीनों की मदद से सड़क पर फैले मलबे को हटाने की कोशिश करती दिखी। भारी बारिश की वजह से लामबगड़ में बद्रीनाथ नेशनल हाईवे का करीब 50 मीटर हिस्सा पानी के तेज बहाव के साथ बहकर नीचे खाई में समा गया। सड़क का नामो निशान मिट गया और हर तरफ बहते पानी के साथ पहाड़ों से टूटकर गिरी चट्टानों का मलबा नजर आया। जयपुर में हुई भारी बारिश ने स्मार्ट सिटी की पोल खोल कर रख दी। हालात ऐसे हो गए कि पूरा शहर एक टापू बना नजर आया। जहां तक नजर जाती थी वहां सिर्फ और सिर्फ पानी ही दिखाई दे रहा था, और शहर का ऐसा कोई कोना नहीं बचा जहां पानी लबालब ना भरा हो। हालात इतने बुरे हो गए कि सड़कों पर कई फीट तक पानी भर गया, जो सड़कों से होता हुआ लोगों के घरों के अंदर तक घुस गया। वहीं कुछ इलाकों में तो पानी करीब करीब पहली मंजिल तक पहुंचता दिखाई दिया। सड़कों पर पानी ऐसे बह रहा था मानो वहां कोई तेज नदी बह रही हो। इस दौरान वहां सड़कों पर खड़ी गाड़ियां भी पूरी तरह से पानी में डूबी नजर आईं। शहर की सड़कें, गलियां सब के सब पानी में गायब हो गए और सफर पर निकली गाड़ियों की रफ्तार पर भी ब्रेक लग गया। बाढ़ के इस हालात में सड़कों पर निकलना किसी चुनौती से कम नहीं था, लेकिन कुछ बाइक सवार इस पानी से होकर निकले जो उन्हें भारी पड़ गया। दोनों बाइक सवार पानी में गिरे और बाइक काफी दूर तक बहते चले गए। वहीं जयपुर के एसएमएस अस्पताल की छत भी बारिश की वजह से टपकती नजर आई, जिसके बाद मरीजों को दूसरे वार्ड में शिफ्ट किया गया। महाराष्ट्र के कई जिलों में लगातार हो रही बारिश से बाढ़ जैसे हालात बन गए। चंद्रपुर में पूरा का पूरा इलाका पानी में डूब गया, जिसके बाद वहां फंसे हुए लोगों को निकालने के लिए राहत और बचाव का काम तेज किया गया।
और इसके लिए एसडीआरएफ की टीमों ने नाव का सहारा लिया और इमारतों में फंसे लोगों को सुरक्षित निकाला गया। बताया गया कि वहां लगातार हो रही बारिश की वजह से वर्धा नदी का जलस्तर काफी बढ़ गया और चंद्रपुर के पठानपुरा राजनगर इलाके में पिछले 2 दिनों में हालात ज्यादा बिगड़ गए। पानी वहां कई फीट तक बढ़ गया, जिससे लोग इमारतों में ही फंस गए, जिन्हें एसडीआरएफ की टीम ने घंटों की मशक्कत के बाद सुरक्षित निकाल लिया। बताया गया कि एराई बांध से पानी छोड़े जाने के बाद रिहायशी इलाके में बाढ़ जैसे हालात बने। लोग सब बाहर निकल गए, लेकिन सामान वामान जो है पूरा नुकसान हो गया उसका। बांध से निकले पानी की वजह से वहां कई मकान भी पूरी तरह से डूब गए। खेत खलिहान सब पानी में समा गए, रास्तों का नामो निशान मिट गया। वहीं बिजली के खंभे भी आधे पानी में डूबे नजर आए और हर तरफ तेज बहाव में बहता पानी ही दिखाई दिया। वहीं चंद्रपुर में पानी के बहाव में बही एक कार कुछ किलोमीटर दूर जाकर मिली, लेकिन कार के ड्राइवर की जानकारी नहीं मिल पाई। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन में एक शख्स ने सुपरमार्केट के बाहर ताबड़तोड़ फायरिंग की। फायरिंग की यह घटना वॉशिंगटन के सिएटल में हुई। हथियारबंद युवक ने सुपरमार्केट के बाहर अंधाधुंध फायरिंग की, जिसमें 5 लोग घायल हो गए। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज की मदद से आरोपी की तलाश कर रही है। चीन के कई शहर अब भी मौसम की मार झेल रहे हैं। फुजियान प्रांत में भारी बारिश के बाद बाढ़ के हालात बन गए हैं। वहीं भूस्खलन की वजह से कई घरों को नुकसान पहुंचा है। रूस और यूक्रेन के बीच संघर्ष थमने का नाम नहीं ले रहा। बीते दिन रूस ने यूक्रेन के नीप्रो शहर पर मिसाइल हमला किया। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने हमले का वीडियो शेयर करते हुए हमले में 9 लोगों के घायल होने का दावा किया। कनाडा की राजधानी ओटावा में भारी बारिश के साथ ओलावृष्टि हुई। ओले गिरने की वजह से कई बिजली की तारें और खंभे टूट गए, जिसके बाद 10,000 घरों से बिजली गुल हो गई। नीदरलैंड्स तट के पास कार्गो शिप में लगी आग को बुझाने की कोशिश जारी है। ये कार्गो शिप करीब 4,000 गाड़ियों को लेकर जा रहा था, जब अचानक इसमें आग लग गई। शिप में लगी आग की वजह से एक भारतीय क्रू मेंबर की भी मौत हो चुकी है। तमिलनाडु के कृष्णागिरी में हुए दिल दहला देने वाले एक हादसे में 3 महिलाओं समेत 8 लोगों की मौत हो गई। वहां पटाखा बनाने के एक कारखाने में अचानक धमाका हो गया, जिसकी चपेट में आने से कई लोग घायल भी हो गए, जिन्हें फौरन अस्पताल पहुंचाया गया। बताया गया कि पटाखा बनाने में इस्तेमाल होने वाले बारूद में धमाका हो गया था, जिससे यह हादसा हुआ। विस्फोट होते ही चीख पुकार मच गई और वहां मौजूद लोग घायलों की मदद के लिए दौड़े। इस दौरान भी वहां कुछ पटाखों से विस्फोट की आवाज सुनाई पड़ी। धमाका होते ही वहां लगी आग ने आसपास के घर और दुकानों को भी चपेट में ले लिया। बताया गया कि 3 घरों को नुकसान पहुंचा, जबकि एक इमारत की दीवार ढह गई, जिसके नीचे कुछ लोगों के दबे होने की आशंका जताई गई। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया और फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाने की कोशिश की। हादसे के बाद तमिलनाडु के सीएम एम के स्टालिन ने मारे गए लोगों के परिजनों के लिए 3-3 लाख रुपए, गंभीर रूप से घायलों के लिए 1-1 लाख रुपए और मामूली तौर पर घायलों के लिए 50-50 हजार रुपए की मदद का ऐलान किया। यूपी के बहराइच से तिरंगे के अपमान का मामला सामने आया है। बहराइच में मुहर्रम के जुलूस के दौरान मुस्लिम युवकों ने तिरंगे पर चांद बनाकर झंडे को फहराया। घटना का वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने युवकों को हिरासत में ले लिया है और अब पूछताछ कर रही है। बिहार के छपरा में चेकिंग के दौरान एक एम्बुलेंस से भारी मात्रा में शराब बरामद की गई। शराब तस्करों ने एम्बुलेंस के अंदर खुफिया कंपार्टमेंट बनाकर शराब को छिपा रखा था। जब्त शराब की कीमत लगभग 18 लाख रुपए बताई जा रही है। बीजेपी सांसद और कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह एक गाना सुनकर भावुक हो गए। दरअसल बृजभूषण गोंडा में एक कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां अयोध्या के एक संत ने एक गाना गाया और वो सुनकर बृजभूषण भावुक हो गए। पुणे में बारिश और कोहरे के कारण एक गाड़ी सड़क से फिसलकर बांध के पानी में जा गिरी। इस हादसे में 3 लड़कों की मौत हो गई, वहीं एक शख्स को रेस्क्यू कर बचा लिया गया। मुंबई के कोलाबा में यहूदियों के कम्युनिटी सेंटर चाबड़ हाउस की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। एटीएस को संदिग्ध आतंकियों के पास से चाबड़ हाउस की गूगल इमेज मिली थी, जिसके बाद एहतियातन इलाके की सुरक्षा बढ़ा दी गई। एनईपी यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के 3 साल पूरे होने के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रगति मैदान के भारत मंडपम में अखिल भारतीय शिक्षा सम्मेलन का उद्घाटन किया, जिसमें पीएम ने शिक्षा और कौशल की 12 भारतीय भाषाओं में किताबों का विमोचन किया और पीएम श्री योजना के तहत धनराशि की पहली किस्त भी जारी की। पीएम ने बताया कि पूरे देश में सीबीएसई का एक तरह का पाठ्यक्रम होगा, जिसके लिए एनसीईआरटी नई पाठ्य पुस्तकें तैयार कर रही है, जिसमें 22 भारतीय भाषाओं में तीसरी से 12वीं कक्षा की लगभग 130 विषयों की नई किताबें आ रही हैं। क्योंकि अब शिक्षा क्षेत्रीय भाषाओं में भी दी जानी है, इसलिए पुस्तकें 22 भारतीय भाषाओं में होगी। पीएम ने कहा कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से देश की हर भाषा को सम्मान मिलेगा और भाषा की राजनीति करने वालों की दुकानें बंद हो जाएंगी।
और इसका एक और लाभ देश को होगा। भाषा की राजनीति करके अपनी नफरत की दुकान चलाने वालों का भी शटर डाउन हो जाएगा। पीएम मोदी ने इस दौरान बच्चों से भी बात की। मैंने आपकी वीडियो टीवी में देखी है। कहाँ देखा था? मैंने भी टीवी में? हाँ। क्या करता था मैं टीवी में? मैंने आपका फोटो देखा था। क्या देखा था टीवी में? क्या नाम तेरा? पीएम ने कहा कि युवाओं के पास भाषा का आत्मविश्वास होगा तो उनका हुनर, उनकी प्रतिभा खुलकर सामने आएगी। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपनी चौथी पोती को सार्वजनिक रूप से स्वीकार कर लिया है। कुछ दिनों पहले बाइडेन ने एक इंटरव्यू में इस बात का जिक्र किया था। बाइडेन ने अपने बेटे हंटर और उसकी महिला दोस्त लुंडेन रॉबर्ट्स की 4 साल की बेटी को शुक्रवार को पहली बार सार्वजनिक तौर पर अपनी पोती स्वीकार किया। बाइडेन ने एक बयान में कहा कि हंटर और लुंडेन अपनी बेटी नेवी के भविष्य के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। दरअसल जो बाइडेन के बेटे हंटर और लुंडेन रॉबर्ट्स के संबंधों को लेकर सवाल उठे थे, जिसके बाद लुंडेन रॉबर्ट्स ने बच्ची के पालन पोषण के लिए अदालत में मुकदमा किया था। इसी दौरान डीएनए जांच की गई, जिसमें हंटर के बच्ची के पिता होने की बात साबित हुई, जिसके बाद दोनों पक्षों ने बच्ची के पालन पोषण संबंधी मसलों को मिलकर सुलझाया। वहीं डीएनए रिपोर्ट के सामने आने के बाद अब राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपनी इस पोती को सार्वजनिक रूप से अपना लिया है। 76 साल की उम्र में आरजेडी प्रमुख लालू यादव बैडमिंटन खेलते नजर आए। उनका यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। सिंगापुर में किडनी ट्रांसप्लांट कराने के बाद लालू यादव के स्वास्थ्य में लगातार सुधार हो रहा है। इस बीच उनका एक वीडियो सामने आया है जिसमें वो बैडमिंटन खेलते नजर आ रहे हैं। आरजेडी प्रमुख के इस अलग अंदाज को लोग काफी पसंद कर रहे हैं। हिंदुस्तानी जुगाड़ का एक नया नमूना देखिए। बाइक के इंजन और कबाड़ में पड़े सामान से इन लड़कों ने एक 4 व्हीलर गाड़ी बना दी है। इस गाड़ी की बॉडी को सिर्फ लकड़ी, गत्ते और पुरानी टीन को फिट करके बनाया गया है। दुबई के अरबपति शेख की गाड़ी का ये वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है। दावा है कि यह दुनिया की सबसे बड़ी हमर एसयूवी है। इस ओवरसाइज्ड हमर का साइज नॉर्मल मॉडल से 3 गुना बड़ा है। ऐसे में यह गाड़ी चलते फिरते बंगले से कम नहीं है। आमतौर पर ट्रैफिक सिग्नल पर सिर्फ गाड़ियों का शोर सुनाई देता है, लेकिन ट्रैफिक सिग्नल पर एक फाइटर जेट दिख जाए तो फोन निकालकर रिकॉर्डिंग करना तो बनता है। जी न्यूज।